5 जनवरी 2026 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर जिसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड जल्दी से एक बार कंफर्म कर दीजिए कि ऑडियो विजुअल क्लियर है। साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर जरूर देते जाइएगा, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, टाइम कम है। ऐसे में जितना ज्यादा क्वेश्चन के आंसर देंगे उतना आपका ही कॉन्फिडेंस ज्यादा बिल्डअप होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, हु सेज व्हाट इन विच चैनल टू whom with what effect? कौन क्या कहता है, किस माध्यम से किसे क्या प्रभाव पड़ता है, यानी किसके मॉडल में कौन क्या किस किसे इसका इफेक्ट पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 1 और करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? अरस्तु, शेनन वीवर, लैसवेल या ऑसगुड सेवन। क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चंस है और इसमें डीआई के क्वेश्चंस भी है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है जल्दी जल्दी क्वेश्चन के आंसर देते जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये कौन से मॉडल से लिया गया है? तो सही आंसर है सी, हैरोल्ड लैसवेल। लैसवेल का जो मॉडल था उसमें क्यों, कैसे, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीजें सम्मिलित है। ये कैसा है? लीनियर मॉडल है, यानी रेखीय मॉडल है ये, ठीक है। और यहाँ पर ये सारी चीजें आती हैं, यानी हु सेज व्हाट इन विच चैनल टू whom with what effect, एक पूरी सीरीज बनती है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्वेश्चन है, फॉर अ जनरल लेसन प्लान अरेंज द फॉलोइंग इन एप्रोप्रिएट ऑर्डर। यानी अगर हमें एक पाठ योजना या लेसन प्लान बनाना है तो हमें उसके लिए क्या क्या चीजें, स्टेप्स को फॉलो करना होगा। असेसमेंट यानी आकलन, बी सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट टीचिंग मटेरियल, सी हो गया आपका रिकैप्चुलाइजेशन, कंटेंट डिलीवरी या फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। जब हमें मान लीजिए हम किसी कैंडिडेट को पढ़ाने जा रहे हैं या फिर हम एक लेक्चर आ रहे हैं, हमें लेक्चर देने जाना है, तो हम जब अपनी लेसन प्लान बनाएंगे तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे पहले आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखते जाइएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम जो पार्ट बना रहे हैं या लेसन प्लान बना रहे हैं वो किस लिए। तो सबसे पहले फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस टूल से या किस स्टडी मटेरियल से पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद आता है विषय वस्तु का वितरण, यानी ऑप्शन नंबर डी कंटेंट डिलीवरी। कंटेंट डिलीवरी के बाद आएगा पुनरावलोकन, यानी ऑप्शन नंबर सी रिकैप्चुलाइजेशन। और लास्ट में क्या आएगा? आकलन, जिसे हम मूल्यांकन भी कहते हैं और असेसमेंट भी कहते हैं। तो ई बी डी सी ए इसका क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हम कब का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं? 5 जनवरी का क्वेश्चन पेपर है जो कि शिफ्ट 1 में आया था। 5 जनवरी 2026 शिफ्ट 1 में भारत के इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम का उद्देश्य इनमें से कौन सी प्रमुख उद्देश्यों को प्राप्त करना है? एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, एनवायरमेंट से। ऑप्शन ए भारत की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ावा देना, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाना, बड़े पैमाने पर इथेनॉल आयात को बढ़ावा देना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना या कचरे को धन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को सुगम करना। क्वेश्चन नंबर 3 और सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन आपको कहां से चुनने, कुछ लोग यहां से ऑप्शन चुनते हैं, वो नहीं करना है आपको। ऑप्शन आपको यहां से ही लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सही आंसर है डी, यानी ए सही है भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। बी सही है ग्रीन हाउस इमिशन को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी ग्रामीण अर्थव्यवस्था यानी रूरल इकोनॉमिक को बढ़ावा देने के लिए। और ऑप्शन नंबर ई कचरे को धन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को सुगम करने के लिए, क्योंकि ये जैव ईंधन बायोफ्यूल का संवर्धन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करके पर्यावरण स्थिरता लाता है। इथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। हायर एजुकेशन से कमीशन से ये वाला क्वेश्चन है आप सभी लोगों के सामने। इनमें से आपको जो भी यहाँ पर इंस्टीट्यूट दिए गए हैं उनको आरोही क्रम में लगाना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4 जिनको भी एग्जाम देना है बिना कहे क्वेश्चन के आंसर देते जाओ अगर चाहते हो अच्छे मार्क्स लाना, क्योंकि ये पेपर ऑलरेडी हो चुका है और हमें रिवाइज करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है, यहाँ से हमारा जो है ऑप्शन भी आ सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 और सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? यूजीसी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इग्नू या नेक? दीपिका ने कहा है ऑप्शन नंबर सी। विकास, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले क्या आएगा? यूजीसी, जो कि 1956 में आया। फिर आया दिल्ली विश्वविद्यालय 1922 में, इंदिरा गांधी 1985 में, नेक आया 1994 में और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी 1969 में। एक मिनट, 1969 में आई है अगर, तो वो तो इंदिरा गांधी से पहले आई होगी, है ना? तो अगर हम देखें तो सबसे पहले आया 1956 में आपका, मान लीजिए यूजीसी। इससे पहले कौन सी आरोही क्रम में लगाना है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय 1922 में आया। 1985 में यानी 1985 हो गया। नेक कब आया आपका? नेक आया 1994 में। तो सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी बी ऑप्शन सही है, फिर ए ऑप्शन सही है, ठीक है। ए ऑप्शन के बाद आपका कौन सा ऑप्शन आएगा? जवाहरलाल नेहरू 1969 है। 1 हो गया, बी, ए हो गया। ए के बाद आना चाहिए था आपका सी। ध्यान से जरा देखिए तो यहां पर अगर हम बात करें तो 50, सबसे पहले 22 के बाद 56 के बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आना चाहिए था, लेकिन जवाहरलाल यूनिवर्सिटी नहीं है। यहाँ पे क्या शो कर रहा है? यहाँ पे हाँ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तो है। BAECD इसका सही आंसर है। कहीं पर भी ईयर वाइज कंफ्यूजन हो तो उसको रीचेक भी कर सकते हो आप लोग डायरेक्टली गूगल से भी और विकीपीडिया से। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है रिसर्च मेथड दिए गए हैं, केस स्टडी, कोरिलेशनल रिसर्च, ऑब्जर्वेशन और सर्वे। रिसर्च के टाइप दिए गए हैं और उनका पूछा गया है डिफिकल्टी लेवल। केस स्टडी से क्या यहां पर आप समझते हैं? केस स्टडी में क्या चीज, क्या डिफिकल्टी आती है? कोरिलेशनल रिसर्च में आपकी ऑब्जर्वेशन, सर्वे रिसर्च। ऑप्शन दिए गए हैं, पूरा पढ़ना पड़ेगा। जब हम एग्जाम देने जाएंगे इन सबको पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो ही हम इन क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे क्योंकि क्वेश्चंस काफी लेंथी हैं। अगर आप स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे वहां पर भी स्क्रीन कंप्यूटर की स्क्रीन आएगी। अगर आपको लगता है कि कहीं आपको प्रॉपर विजिबल नहीं आ रहे हैं तो उसको जूम कर लीजिए, क्योंकि अब यूट्यूब में ये भी सुविधा है कि आप जूम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा। सबसे पहले केस स्टडी की बात करते हैं तो डिफिकल्टी जनरलाइजिंग टू द पॉपुलेशन एट लार्ज। केस स्टडी की प्रॉब्लम ये है कि ये जो लार्ज जनसंख्या है उसको सामान्यीकृत करने में इसको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति या एक संगठन से जुड़ा हुआ है। कोरिलेशनल रिसर्च की बात करें तो संबंध, भाई रिलेशन यानी संबंध की बात हो रही है, तो निष्कर्ष की प्रकृति को दर्शाते हैं लेकिन कारण प्रभाव को नहीं बताते। ऑब्जर्वेशन का प्रॉब्लम ये है कि ऑब्जर्वेशन किसका ऑब्जर्व करते हैं? बिहेवियर का। तो डेटा संग्रह की प्रक्रिया के बारे में जानकारी होने पर व्यक्तियों के व्यवहार में बदलाव आ सकता है। और सर्वे अनुसंधान, फील्ड में जा रहे हैं हम लोग, सर्वे कर रहे हैं, उत्तरदाता अपने उत्तरों को सामाजिक रूप से स्वीकार्य बनाने के लिए उनमें हेर फेर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है ये क्वेश्चन, और सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 6 किसके बारे में है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, वाटर प्रिवेंशन। और आपको बता दें ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है ये वाला सेम क्वेश्चन। इस मैचिंग का जो सही आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर ए।
यानी सबसे पहले वन संरक्षण अधिनियम, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, यानी हमें अगर जंगलों को बचाना है तो हम कौन सा अधिनियम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, 1980। अगर हमें वन्य जीवों को जो संरक्षित करना है वाइल्ड लाइफ के लिए तो 1972। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हर एक क्वेश्चन पेपर में आता है, 1986 है। और अगर हमें जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण करना है तो हम 1974 अधिनियम का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सी ऐसी समाचार एजेंसियां हैं, समाचार एजेंसियों की सोर्सेज है। What among the following are sources of news agencies? Reuters, Associated Press, United News of India, National Institute of Design, Asian Academy of Film and Television. बिल्कुल देखिए, जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जैक्ट वही चीज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। What among the following are sources of news agencies? और करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, ओ, डी। Reuters, ऑप्शन नंबर बी एसोसिएट प्रेसेस और ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। अब ये रॉयटर्स क्या चीज है, एक समाचार एजेंसी जो समाचारों को इकट्ठा करती है और उनकी पुष्टि करने के बाद यानी उसको वैलिडेट करने के बाद लेख लिखती है और प्रिंट कर ब्रॉडकास्ट मीडिया में वितरित करती है। एसोसिएट प्रेस क्या चीज है, न्यूयॉर्क में स्थित एक प्रमुख अमेरिकी गैर लाभकारी समाचार एजेंसी है। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया भारत की बहुभाषी समाचार एजेंसी है, जहां पे मल्टी लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सी है, आपकी यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8, एज पर क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक द आर्ग्यूमेंट वेर एवर देयर इज अ फायर देयर इज अ स्मोक इज फैलसिस। यदि ये तर्क भ्रामक है, शास्त्रीय भारतीय तर्क के अनुसार जहां आग होती है वहां धुआं होता है, यह तर्क भ्रामक है। इनका कथन है सही है कि गलत। दूसरा है कि उपरोक्त तर्क में मध्य पद अनन्य नहीं है, मिडिल टर्म इज नॉट एक्सक्लूसिव। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 8। अब ये कौन सी क्वेश्चन से है, तो ये है आपके लॉजिकल रीजनिंग से। ये क्वेश्चन है लॉजिकल रीजनिंग का और सही आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने कहा भारतीय तर्कशास्त्र के अनुसार जहां आग होती है वहां धुआं होता है। यह भ्रामक है क्योंकि हर आग के साथ धुआं नहीं होता, तो ए सही है। हर आग के साथ धुआं नहीं होता, कहीं कहीं पर। और उपरोक्त तर्क में मध्य पद अनन्य नहीं है, ये चीज कथन जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, यदि कोई शिक्षिका या टीचर पूछती है कि कुतुब मीनार की ऊंचाई के बारे में, तो वह एक किस तरीके का प्रश्न पूछ रही है। इफ अ टीचर आस्क अ क्वेश्चन अबाउट द हाइट ऑफ द कुतुब मीनार, देन शी इज आस्किंग अ क्वेश्चन फॉर रिफ्लेक्शन लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, मेमोरी लेवल या रीजनिंग लेवल। इफ अ टीचर आस्क अ क्वेश्चन अबाउट द हाइट ऑफ कुतुब मीनार, अगर उसको हाइट पता करनी कुतुब मीनार की, तो ये क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर सी मेमोरी लेवल। क्योंकि कुतुब मीनार की जो लंबाई है जो पहले थी वही है, एग्जैक्ट आपको उसके बारे में पहले से पता है, तो वो स्मृति स्तर में आएगा। हमने रटा हुआ है कि भाई इतना होता है इसकी लंबाई, हमने पहले से पढ़ा हुआ है, वो हमारी मेमोरी में सेव। तो स्मृति स्तर की जो प्रवर्तक या प्रोपोनेंट है वो है हर्बर्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, पर्यावरण संबंधी अधिनियम दिए गए हैं और प्रारंभिक वर्ष। अब देखिए दो जगह पे इन्होंने काम किया हुआ है, पहले भी इन्होंने एनवायरमेंट रिलेटेड अधिनियम पूछे थे और अभी भी पूछ रहे हैं। तो पहला है इंटरनेट सैटेलाइट सिस्टम, इंटरसेट ने परिचालन शुरू किया। अंतरराष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इंटरस्पुनिक ने परिचालन शुरू किया। दिल्ली टेलीविजन प्रसारण कब शुरू हुआ और सभी टीवी केंद्रों पर विज्ञापन प्रसारित कब होने लगे।
यहाँ पर पर्यावरण संबंधी अधिनियम लिखा है, लेकिन पर्यावरण संबंधी अधिनियम की जगह ये एक्चुअली में है टीवी सर्विसेज। ये टीवी सर्विसेज है, एनवायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखिए इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल सैटेलाइट सिस्टम इंटरसेट बिगेन ऑपरेटिंग इन 1965। इंटरनेशनल सैटेलाइट सिस्टम इंटरस्पुतनिक began operating in 1971. दिल्ली टेलीविजन सेंटर वेंट ऑन एयर 1959। 15 सितंबर 1959 में दिल्ली टेलीविजन सेंटर प्रसारण शुरू हुआ और जो एडवर्टाइजमेंट है कमर्शियल से आने शुरू हुए थे 1 जनवरी 1976 को, 1 जनवरी 1976। क्वेश्चन नंबर 11। अब मैथ्स के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक कक्षा में मान लीजिए 30 विद्यार्थी हैं, उनके समूह का औसत अंक है 30 विद्यार्थियों के समूह के औसत अंक कम हो जाते हैं जब 90 अंक लाने वाला एक अच्छा विद्यार्थी कक्षा छोड़ जाता है और एक नया विद्यार्थी कक्षा में शामिल हो जाता है। तो नए विद्यार्थी का अंक ज्ञात कीजिए। The average marks of a group of 30 students in a class reduced by 2 when a good student who scored 90 marks leave the class and a new student join the class. Find the marks of the new student. कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक बार थम्स अप कर दीजिए। देखिए इसका सही आंसर। इन्होंने कहा है 30 विद्यार्थी हैं, उनका औसत है मान लीजिए x। अब क्योंकि औसत तो बताया नहीं गया है, एवरेज बताया नहीं गया है, और लेकिन उसके बाद इन्होंने कहा है उसमें 2 नंबर कम हो जाते हैं, x-2 हो जाता है। जब 90 अंक लाने वाला जो बच्चा है यानी 90 क्या करता है, लेफ्ट कर जाता है, छोड़ जाता है, तो 30x, ठीक है, -90 प्लस y। जब कोई नया विद्यार्थी कक्षा में शामिल होता है तो हमें 30 विद्यार्थी पता है, एक 90 अंक वाला विद्यार्थी पता है और नया एक विद्यार्थी आ रहा है, उसके अंक हमें नहीं पता है। बाई 30 करेंगे, 30x -60, ठीक है, 30x -90 प्लस y। तो टोटल यहाँ पे अगर हम बात करें तो नए विद्यार्थी का जो अंक है वो होगा 30 अंक। अब मान लीजिए कई लोगों को ये क्वेश्चन नहीं आता तो क्या करें, छोड़ें? बिल्कुल भी नहीं, कंपलसरी पेपर है, ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जरूरी है। इन केस अगर आपको नहीं आता है तो तुक्का लगाइए, लेकिन छोड़िए नहीं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि सेम क्वेश्चन लिखिए और यहाँ पर जो डिजिट दी हुई है उनको 2-3 बार बदल दीजिए। जब 2-3 बार आप बदलोगे ना तो इसका मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। एनईपी 2020, इनमें से कौन सा कथन एनईपी 2020 के लिए सही है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में क्या सही है कि एनईपी कमिटी वॉज हेडेड बाय अ प्रोमिनेंट एजुकेशनिस्ट सुखदेव थोराट। न्यू गिव्स an umbrella term SEDG for minorities, women, SC, ST and urban rural poor. The NEP reiterates the Kothari Commission recommendations, spend 6% of GDP. NEP promotes philanthropic education system यानी परोपकारी शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देती है। कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों ने नई शिक्षा नीति को अस्वीकार कर दिया है और अपने अपने राज्यों में शिक्षा नीति आयोग गठित किए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, लेंथ आप देख रहे हैं एग्जाम में पूछी जा रही है। ये लेंथ एग्जाम में एक्चुअली में यही पेपर आया है आपका 5 जनवरी शिफ्ट 1 में। और सही आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन नंबर सी, बी, सी, डी एंड ई। ऑप्शन नंबर सही है बी, यानी न्यू गिव एन अम्ब्रेला। अध्यक्षता प्रख्यात शिक्षाविद सुखदेव थोराट ने नहीं की थी। दूसरी चीज है अल्पसंख्यकों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, शहरी ग्रामीण गरीबों के लिए एसईडीजी जारी किया गया था।
ऑप्शन नंबर सी भी सही है कि 6% की बात करी गई है जीडीपी में लाने के लिए। डी की बात करें तो परोपकारी शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देती, कोऑपरेटिवनेस को बढ़ाती है। और ई की बात करें तो ये भी सही है कि कर्नाटका और तमिलनाडु ने नई शिक्षा नीति को अस्वीकार करा है और अपने अपने राज्यों में शिक्षा नीति आयोग खुद के गठित किए। क्वेश्चन नंबर 30, पर्यावरण संरक्षण, तीसरा क्वेश्चन है ये, अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करें। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, पेरिस एग्रीमेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, अर्थ समिट। क्वेश्चन नंबर 13, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13, पर्यावरण संरक्षण के लिए जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हुए कि भाई हमें पर्यावरण में चीजें अच्छी करनी है, जो भी चीजें चल रही हैं, ग्रीन हाउस इमिशन है या हमें ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है, तो उन सभी लोगों को उन सभी चीजों के लिए एग्रीमेंट्स हुए, समझौते हुए। तो यही चीज है कि कब कौन सा हुआ है उसका ईयर वाइज आपको लगाना है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले स्टॉकहोम सम्मेलन की बात करें तो 1972, पेरिस एग्रीमेंट की बात, उसके बाद 1972 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया 1987 में, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में जिसको हम रियो शिखर सम्मेलन भी कहते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें 1997 में, और पेरिस समझौता जो कि लेटेस्ट हुआ 2015 में। क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, और ये क्वेश्चन किससे है? प्राचीन यूनिवर्सिटी से है या एंशियंट यूनिवर्सिटी हम जिसको कहते हैं। आंसर करिए, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी। इसकी स्थापना पाल वंश के गोपाल ने की। किसकी? चाणक्य। किससे संबंधित थे? वज्रयान, तांत्रिक बौद्ध। और विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा माना जाता है? आपको पता है बौद्ध धर्म का सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है तक्षशिला, और तक्षशिला पहला आवासीय यानी कि नालंदा में क्या होता था, वहां पे हॉस्टल्स होते थे। जो भी स्टूडेंट जो है वहां पर पढ़ाई, जो भी वहां पर पहले टेस्ट होता था, जो क्वालिफाई करते थे उनको यहाँ पर फ्री आवास मिलता था। यानी यहाँ पर फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, हॉस्टल मिलता था, रहने को मिलता था। ठीक है, तो नालंदा जो कि विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना गया। तक्षशिला में क्या हुआ था? क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, तक्षशिला में चाणक्य पढ़ाई करी है। ठीक है, अगर हम बात करें नालंदा की तो पहला आवासीय विश्वविद्यालय। विक्रमशिला की बात करें तो ये तांत्रिक विद्या और वज्रयान बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है। ओदंतपुरी की बात करें तो ओदंतपुरी की स्थापना पाल वंश के गोपाल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15, ओहो इसका तो आंसर मैंने पहले ही दे दिया। 15 देख लीजिए, पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में इनमें से कौन सा काल कोयले के बड़े पैमाने पर निर्माण की विशेषता रखता है? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, जो भी एग्जाम देने जाने वाले हैं ना, आप यकीन मानो ये क्वेश्चंस इसी तरीके से आपको दिखेंगे। अगर अभी आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो एग्जाम में और डिफिकल्ट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 15, सही आंसर देखिए, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, कार्बोनिफेरस काल। इस काल में उच्च ऑक्सीजन स्तर के विशालकाय कीड़े और पहले सरीसृप भी विकसित हुए थे। कोयले के बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, और रीजनिंग के क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अगर अर्थ को हम 10236401 लिखते हैं, हर्ट को 16102364 लिखते हैं, तो हम बर्थ को कैसे लिखेंगे? लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, याद रखिएगा।
और इस क्वेश्चन का सही आंसर देखिए, यहां पर आपको ध्यान रखना है अल्फाबेटिक। अल्फाबेटिक याद रखना है। जैसे ए को हम क्या करेंगे, ए टू जेड होता है, ए को हम क्या नंबर दे सकते हैं 1, बी को हम क्या दे सकते हैं 2, और यहाँ पर अर्थ इज कोडेड एज अ, तो ऐसे ही हमने ई का पता लगाना है, ई कितने नंबर पे आता है। ठीक है, ऐसे ही ई को देखो कितने नंबर पे आता है, और अगर यहाँ पे 10 लिखा है तो 10 क्यों लिखा है, ई कितने नंबर पे आता है, ई आता है 5वें नंबर पे। हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 हो गया। फिर आया ए, और ए की जगह पे इन्होंने क्या लिखा है 2 लिखा है। अब ए नंबर कितने पे आता है, 1 नंबर पे आता है, हमने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ 2। फिर हमने लिया आर को, आर कितने नंबर पे आता है, सेम ऐसे ही निकालते जाना है। 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जितने भी अल्फाबेट हैं 18 है तो 18 में 36 हो जाएगा, टी 20 नंबर पे आता है 40 हो जाएगा, एच 16 हो जाएगा। सेम ऐसे ही जब हम बर्थ को यहाँ पर काउंट करेंगे, कोडिंग करेंगे, तो क्या हो जाएगा 418364016। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, लॉजिकली इक्विवेलेंट, इनमें से कौन सा कथन तार्किक रूप से समतुल्य है। ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं जो लास्ट एग्जाम हुआ है, लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर। ऐसे ही पैटर्न आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप ये सॉल्व कर सकते हैं तो वो भी सॉल्व कर पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, ऑल पेन्स आर नॉन पेंसिल्स, ऑल नॉन पेंसिल्स आर पेन्स, no pencils are pens, और no pens are pencils। क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर डी, ए, सी एंड डी कौन सा समतुल्य है इस बात से। तो लिखा है, मान लीजिए ऑल पेन्स आर नॉन पेंसिल्स, ठीक है, नॉन पेंसिल्स। अब ऑल नॉन पेंसिल्स आर पेन, ऐसा कैसे हो सकता है कि पेंसिल के अलावा सभी वस्तुएं पेन है। फिर लिखा है पेंसिल या पेन नहीं होते, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी टर्म्स नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई भी पेन या पेंसिल नहीं होती, क्योंकि ऑल पेन्स आर नॉन पेंसिल्स। ठीक है, इसको आप चाहो तो वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हो, इसको आप चाहो तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, ये कथन कि सभी वेल स्तनधारी हैं अगर मान लीजिए गलत है, तो इनमें से कौन सा कथन तुरंत सत्य होगा। अब क्या करना है, जहां पर भी आपसे एक क्वेश्चन आ जाए कि इमीडिएट इफेक्ट से कौन सी चीज प्रॉपर होगी, या तत्काल प्रभाव, जहां पर भी लिखा हो तुरंत आप समझ जाओ, आपको वहां पे विरोधाभास यानी यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन का इस्तेमाल करना है। लिखा है अगर सभी वेल, तो यानी वो क्या है, ए है, यूनिवर्सल पॉजिटिव है। अगर यूनिवर्सल पॉजिटिव इन्होंने कहा गलत है, तो तुरंत सही क्या होगा, इसका तुरंत, अगर ये गलत है तो सही क्या होगा, हमारा ओ सही होगा। ओ का मतलब सम के साथ जहां पे भी नॉट लग जाएगा, सम वेल्स आर नॉट मैमल्स, तुरंत सत्य माना जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये चीज आपको करवाई भी थी। क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, क्वेश्चन नंबर भूल गए, 17 के बाद 18 था, और अब आया क्वेश्चन नंबर 19। लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर 5 जनवरी का आप देख रहे हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन है कि नेक भारत की निजी उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन और मान्यता करता है, मान्यता भी करता है। अरे देखिए, जरा सी चीज में गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अगर हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि सिर्फ निजी को करता है, तो नहीं, ऐसा तो नहीं लिखा उन्होंने कहा इसकी भी करता है, ऑल्सो, वो प्राइवेट की भी करता है और आपकी गवर्नमेंट की भी करता है, क्योंकि भी लिखा है। दूसरे में लिखा है कि यूजीसी केवल भारत के, अब इन्होंने लिखा यूजीसी केवल भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन और सरकारी मान्यता प्रदान करता है। तो यहाँ क्या होगा सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन नंबर सी, यानी ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। ए तो सही है कि नेक जो है भारत की निजी
और सरकारी, दोनों का मूल्यांकन या मान्यता देता है, लेकिन आर गलत है क्योंकि यूजीसी केवल सरकारी संस्थानों का ही मूल्यांकन करता है, ये सही नहीं है। यूजीसी नियामक निकाय, रेगुलेटरी बॉडी है, जो चाहे वो निजी संस्थान हो चाहे सरकारी संस्थान हो, सभी को मान्यता देती है। मूल्यांकन मान्यता का काम मुख्यतः नेक का होता है। मूल्यांकन मान्यता मेन कौन करती है? नेक करती है। जबकि यूजीसी का काम क्या है? यूजीसी संस्थानों को यानी इंस्टीट्यूशंस वगैरह को या यूनिवर्सिटीज को मान्यता देती है। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा गलत है या गलत तरीके से पेयरिंग की गई है? इनमें से कौन सी गलत तरीके से पेयरिंग की गई है? सीपीयू, यूपीएस, डीवीडी या मैन? और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सही है, सही है। यूपीएस सही है। अनइंटरप्टेड पावर सॉफ्टवेयर नहीं होता है, बल्कि यहाँ क्या होगा? सप्लाई होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। जबकि डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, मैन मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, आंतरिक प्रेरणा जिन्हें हम कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इंडिविजुअल लर्निंग। किसी भी व्यक्ति के सीखने के लिए उसकी आंतरिक प्रेरणा बहुत इंपॉर्टेंट है। और टीचर जो है, इसमें दूसरा कथन लिखा है कि टीचर जो है कैन नॉट मोटिवेट एनफ सच दैट द लर्नर गेट इंटरेस्टेड इन लर्निंग। टीचर मोटिवेट नहीं कर सकता है स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए या उसमें रुचि पैदा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, ऋचा ने कहा है बी ऑप्शन, यानी यहाँ पर दोनों सही है। भाई क्यों नहीं, क्यों प्रेरित नहीं कर सकता टीचर? टीचर ही तो है जो इंटरेस्ट पैदा कर सकता है। ए सही है, लेकिन आर इज नॉट करेक्ट। हमारा अंदर जो इंटरेस्ट पैदा, मान लीजिए हमें कोई सब्जेक्ट जो है टफ लग रहा है, मान लीजिए यूजीसी नेट पेपर 1 हमारे लिए बहुत टफ है, हमें नहीं पढ़ने का मन कर रहा है क्योंकि हमारे अंदर मोटिवेशन ही नहीं है, उसके लिए इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर हमारा जो टीचर है उसको इंटरेस्ट लेकर पढ़ाए, उसको हमारे इजी वे में पढ़ाए कि जिससे कि जो डिफिकल्टी आ रही है वो हमारे आ जाए, या हमारा विजुअली वो हमको समझाने की कोशिश करे, एक एक पॉइंट तो हमें समझ में आएगा ना। जब ये चीजें आने लग जाएंगी तो ऑटोमेटिकली हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन बढ़ेगा। तो टीचर कर सकता है ये चीज। तो यहाँ पर 21 का सही आंसर सी। 22 क्वेश्चन नंबर, टेक्निकल इंजीनियरिंग में गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को कौन सी संस्था मान्यता देती है और विनियमित यानी रेगुलेट करती है? कोई बात नहीं ऋचा, कोई बात नहीं, आंसर करना जरूरी है बेटा। एग्जाम में आपके आंसर गलत नहीं होने चाहिए। यहाँ तो आप जितने मर्जी चाहो, आप चाहो ऑप्शन चेंज करना, आप ऑप्शन चेंज कर सकते हो। एग्जाम में भी ऑप्शन चेंज कर सकते हो, ऑप्शन आता है, लेकिन एग्जाम में हमें करेक्ट करना है। इसीलिए अभी से पढ़ते चलो, क्योंकि एग्जाम में यही जो पेपर होता गया है, मैं आपको बता दूं 50% PYQ रिवाइज होता है आपका। कुछ लोग कहते हैं नहीं रिवाइज होता, बट अगर आप उठा के देखोगे ना 50% रिवाइज होता है। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे अभी यहाँ पर पूछ लिया कि टेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए कौन सी संस्था, या एग्जाम में इसकी मैचिंग दी जा सकती है। मैचिंग कैसी कि AICT किसके लिए है, NCTE किसके लिए है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किससे संबंधित है, या यूजीसी किससे संबंधित है। यानी सेम क्वेश्चन होगा लेकिन उसका फॉर्मेट बदला होगा। जो चीज स्टेटमेंट में है हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो मैचिंग में चली जाए। तो 22 जहां पर भी टेक्निकल एजुकेशन आएगा वहां पे हमें ए पे टिक करना है, AICTE अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23। हम लोग कहते हैं एग्जाम में कैसी मैथ्स आती है, तो देखिए कैसी मैथ आती है। 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए जमा की गई एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बीच का जो अंतर है वो है 72। तो
जमा की गई राशि यानी मूलधन कितना होगा? इफ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट and compound interest on a certain amount of a money deposit at the rate of 12% per annum for 2 years is 72, then find the amount of money deposited. तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। कितना हमारा डिपॉजिट है, डिफरेंस कितने टाइम के लिए, कितने परसेंटेज हमारा यहाँ पर आपका इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। इस सूत्र को करना है, यानी अंतर P प्रिंसिपल R रेट बाई 100, और कितने सालों के लिए है, तो ऊपर 2 लिखा है क्योंकि 2 वर्षों के लिए है। तो सिंपल सा है, दोनों के बीच का डिफरेंस है 72। उसके बाद हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया R, 100 से आपने किया, कितना निकलेगा? ऑप्शन नंबर 5000 सॉरी ऑप्शन नंबर डी 5000। इसको सॉल्व करके देखिएगा, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। जैसा मैंने कहा कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ डिजिट बदल बदल के आप लोग एक ही क्वेश्चन को कई बार सॉल्व कर लीजिए, उस चीज में आपको मास्टर हो जाओगे। अगर आता है मिलता जुलता क्वेश्चन तो कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 24, अब आ गया इवैल्यूएशन से संबंधित क्वेश्चन, प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, सबमिटिव। अब आपको पता है कि फॉर्मेटिव कब होता है? ड्यूरिंग टीचिंग, यानी हम पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते पढ़ाते चीजों को हम ठीक भी करते जा रही है, जहां पे जिसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। सबमिटिव क्या होता है? एंड ऑफ द कोर्स हम कह सकते हैं, या लास्ट में जब हमारी हो जाती सारी चीजें कंप्लीट, उसके बाद। डायग्नोस्ट का मतलब, डायग्नोस्टिक आपने सुना होगा, डॉक्टर करता है डायग्नोस्ट। तो डॉक्टर क्या करता है? पहले आपकी नब्ज देखता है, फिर आपको ट्रीटमेंट करता है और बताता है कि भाई क्या क्या दवाइयां लेनी है। तो पहले वो देखता है और फिर आगे काम करता है। प्लेसमेंट जैसे कि इंटरव्यू हो गया, प्लेसमेंट से पहले ही आपकी पूरी जानकारी लेता है। किसके थ्रू लेता है? इंटरव्यू के थ्रू ली जाती है। तो 24 क्वेश्चन नंबर, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो शिक्षक की अधिगम प्रक्रिया की निगरानी करना, टू मॉनिटर द लर्निंग प्रोसेस ऑफ द लर्नर। फॉर्मेटिव तो यही हो गया, नहीं होगा? ए का ऑप्शन नंबर 2, सीखने संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना और उसका समाधान करना। बी का हो गया ऑप्शन नंबर 3, यानी सही आंसर होगा सी, ठीक है। बी का पहले हमने कठिनाइयों का पता लगाया, यानी जैसे डॉक्टर क्या करता है, पहले बीमारी का पता लगाता है और उसके बाद समाधान करता है, तो डायग्नोस्टिक हो गया। फिर आ गया मूल्यांकन का पहला चरण, जो शिक्षार्थियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, तो वो प्लेसमेंट हो गया। पहला चरण इंटरव्यू लेते हैं ना आपसे, ये पता लगाने के लिए कि निर्देश किस हद तक प्राप्त करने में उद्देश्यों में सफल रहे हैं, यानी हम जिस चीज के लिए जो काम कर रहे थे उस उद्देश्यों में हम कितने सफल रहे, उसके लिए क्या होगा? सबमिटिव होगा, ठीक है। 24 के बाद, क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25, निम्नलिखित के बढ़ते हुए अर्थ के क्रम में लगाइए। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कोनोटेशन। सबसे पहले इसमें क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 25, कोनोटेशन की बात करिए बढ़ते हुए अर्थ के क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अर्चना ने कहा है डी, और बिल्कुल सही है डी। सबसे पहले क्या आएगा? रियल नंबर्स आएंगे, वास्तविक संख्या, फिर पूर्णांक आएंगे, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, और फिर आएंगे प्राइम। बढ़ती हुई कोनोटेशन का ये क्रम है। क्वेश्चन नंबर 26, ये क्लास है आपकी क्वेश्चन पेपर की, जो अभी रिसेंटली 5 जनवरी 2026 में पूछा गया क्वेश्चन था। फर्स्ट शिफ्ट में एक्सक्लूसिव, सिर्फ हमारे चैनल पर अवेलेबल है। देख सकते हैं एग्जैक्ट किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, पूरा पैटर्न पता चलता है, एग्जैक्ट पैटर्न, एग्जैक्ट सिलेबस, एग्जैक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26, 2, 6, 12, 20 के बाद क्या आएगा?
अब इन दोनों के बीच का गैप देखिए, कितना गैप है 4 का। 6 और 12 के बीच में कितने का है 6 का। 12 और 20 के बीच में है 8 का, तो 20 और इसके बीच में कितना होगा 2 4 6 8, तो यहाँ नेचुरल सी बात है 10 होगा, तो सही आंसर होगा डी। ठीक है, 26 का डी। 27 क्वेश्चन नंबर, कम्युनिकेशन मॉडल को कालानुक्रमिक में लगाना है। वेस्ली मैकलेन, ऑसगुड कम्युनिकेशन मॉडल, हेरोल्ड, थियोडोर न्यूकॉम्ब मॉडल और शेनन वीवर मॉडल। शेनन वीवर का संचार मॉडल सबसे पहले कौन सा आया है उस आधार पे आपको लगाना है। संचार में सबसे पुराना कौन सा माना जाता है, अरस्तु माना जाता है सबसे पुराना। एक रेखीय मॉडल, इसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 27 ध्यान से देखिएगा, इन सबके ईयर भी याद कर लीजिएगा। सबसे पहले आया सी, डी ऑप्शन सही है। सबसे पहले आया लेसवेल मॉडल जो कि 1948 में आया था। शेनन मॉडल 1948 में ये भी आया था। न्यूकॉम्ब का संचार मॉडल 1953 में आया था। ऑसगुड मॉडल 54 में आया था और वेस्टिन मैकलिन का मॉडल 1957। कितने लोगों को इसके बारे में पता था। अब ये समझ लो कि हम कम्युनिकेशन मॉडल तो पढ़ ही रहे हैं, हमने कम्युनिकेशन मॉडल पढ़े हैं, लेकिन अब इसके ईयर पूछ लिए गए हैं। तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि मॉडल लिखे गए हो नाम और पूछा जाए कि ये मॉडल किसने दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28। The world has become a global village due to mass media. People cannot share their opinions and views freely on a social networking sites. यस विकास, आप लास्ट में आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। इन केस अगर आपको लगता है कि क्लास में नहीं हो पा रही है बात, आप डायरेक्टली हमारी कम्युनिटी सेक्शन पर भी पोस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या बात करी मीडिया की, तो आपको पता है मीडिया के आने के बाद में इस समय सब जगह इंटरनेट की दुनिया हो गई है, वैश्विक गांव बन चुका है दुनिया, कहीं पर भी बात कर सकते हो पूरी दुनिया में। लेकिन अगर कहे कि सोशल नेटवर्किंग साइट में खुलकर अपनी राय और साझा नहीं कर सकते हैं विचार, तो क्यों नहीं कर सकते। आपके पास अगर फेसबुक है, आप किसी से बात करना चाहे कर सकते हैं। आपके सामने कोई चीज आती है, यहाँ तक कि अगर आप न्यूज भी देखिए, अगर न्यूज चल रही होगी तो नीचे कमेंट चल रहे होंगे, आप अपनी राय दे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ए तो सही है बट आर इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सी वायुमंडल में गैसीय प्रदूषक नहीं है। असर्शन रीजन में जहां हम कहते हैं कथन और एक कारण, यही होता है ना असर्शन रीजन। असर्शन हो गया, रीजन हो गया। असर्शन, मान लीजिए आपके सामने कोई स्टेटमेंट लिखा है, सबसे पहले तो देखिए क्या वो स्टेटमेंट सही है या नहीं है। अगर स्टेटमेंट आपको लग रहा है सही है, फिर आप देखिए कि क्या वाई यानी कि क्यों, इस स्टेटमेंट का क्यों का आंसर इस कारण में है या नहीं। अगर आपको लगता है कि इस स्टेटमेंट का कारण इसमें है, अब जैसे दूसरे क्वेश्चन में देख लीजिए, यहां पर क्या हुआ था, एक कथन था, ठीक है, स्टेटमेंट है, एक है रीजन, असर्शन रीजन है। अब पहला हमने देखा कि जनसंचार माध्यमों के कारण दुनिया एक वैश्विक गांव बन गई है, ये सही है। अब इस क्वेश्चन का आंसर है दुनिया बन गई है, तो क्यों बन गई है, इसका आंसर किस में होना चाहिए था, रीजन में होना चाहिए था। बट रीजन में आंसर नहीं है। रीजन में उन्होंने कुछ और बात कह दी कि इसमें लोग अपने विचार, अपने ओपिनियंस को शेयर नहीं कर सकते, नहीं। जबकि इसमें क्या आंसर होना चाहिए था, रीजन में। कब हमारा दोनों सही होता, जब वैश्विक दुनिया बन गई है, क्योंकि हमारी जो कनेक्टिविटी है बढ़ गई है, हमारा जो नेटवर्क एरिया है वो बढ़ गया है ना। तो इस तरीके की चीजें जब रीजन में हो, क्वेश्चन का आंसर रीजन में होना चाहिए। वाई का आंसर कि एक कारण दुनिया वैश्विक गांव बन गई है, तो क्यों बन गई है। जब इस वाई का आंसर इस आर में होगा तो दोनों सही होंगे। अगर नहीं है तो देखिए दूसरा स्टेटमेंट सही है या नहीं। अगर दूसरा स्टेटमेंट भी सही है तो दोनों सही हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं। एक्सप्लेनेशन तभी सही होगा जब वाई का आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 और सही आंसर है इसका
ऑप्शन नंबर सी एटमॉस्फेरिक एरोसोल्स। ठीक है, वायुमंडलीय एरोसोल गैसीय प्रदूषक नहीं है क्योंकि ये छोटे छोटे ठोस तरल कण होते हैं, जैसे कि धूल, समुद्री नमक, ज्वालामुखी, है ना, इसके पराग या जीवाश्म ईंधन जलने से जो धुआं दोनों स्रोतों से उत्पन्न हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन केवल कंप्यूटर नेटवर्किंग उपकरण है? Which of the following computer devices A to E are computer networking device only? ये क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। सीडी रॉ किसका पार्ट है? सीडी का ही है, तो ये भी आपका स्टोरेज डिवाइस हुआ। हार्ड डिस्क क्या है? ये भी आपका स्टोरेज डिवाइस हुआ। आपको ये पता होगा अगर कि स्टोरेज डिवाइस हमारा कौन सा है तो आप आराम से क्वेश्चन के आंसर को निकाल लेंगे। पता होना चाहिए बस कि हमारा स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, प्राइमरी हमारे सोर्सेस कौन से हैं, सेकेंडरी हमारे सोर्सेस कौन से हैं, इंटरनेट से कौन जुड़ा हुआ है। और सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन नंबर बी, बी, डी एंड ई। हब, डी स्विच और ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 किससे जुड़ा क्वेश्चन है? ये रिसर्च से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। कौन सी ऐसी समस्याएं हैं इसमें, रिसर्च में प्रॉब्लम्स या कठिनाई आ रही हैं? रिसर्च से जुड़ा हुआ। अब क्या होता है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है, ऑप्शन भी करना है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों में कौन पहले कर सकते, जो भी आपको इजी लगता हो, ये आपके ऊपर है कौन सा पहले सॉल्व करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 में अनुसंधान मात्रात्मक सबसे महत्वपूर्ण चीज इनमें से कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी डी, ये सभी चीजें। मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव में आपकी कारणता यानी कारण परिणाम संबंध को जानना, कॉज इफेक्ट जानना बहुत जरूरी है। रिप्लीकेशन, ऐसा तो नहीं किसी चीज को दोबारा या डुप्लीकेसी हो जाए, दोबारा रिपीट किया जाए। जनरलाइजेशन, क्या ये सब चीजों पर सामान्य नियम के तरीके लागू होगा। और मेजरमेंट की जो भी हम यहाँ पर डेटा रख रहे हैं या जो हम टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं रिसर्च करने में, वो प्रॉपर है या नहीं। यानी इन्होंने ये पूछा है कि चिंताओं से युक्त यानी कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो कि हम फेस कर सकते हैं अगर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32, रैंडम एक्सेस मेमोरी एक अस्थिर मेमोरी है और रैम डज नॉट नीड पावर सप्लाई कंटिन्यूअसली टू रिटेन डेटा। अब देखिए, एक असर्शन है, एक रीजन है। पहला असर्शन पढ़िए कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ वोलाटाइल मेमोरी। क्या ये अस्थिर मेमोरी है? आपने कहा यस। ठीक है, अब अस्थिर मेमोरी है लेकिन क्यों है, इसका आंसर है क्या इसमें? नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट कारण जो है कि डेटा को बनाए रखने के लिए रैम को लगातार बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती, ये गलत है क्योंकि पहले ही वो अस्थिर है। अगर लाइट चली गई तो डेटा भी चला जाएगा। तो ए करेक्ट है बट आर इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33, बस ऐसे ही असर्शन रीजन को निकालना है आपने। देख रहे हो कितने ज्यादा असर्शन रीजन है। ऑनलाइन सर्वे उपकरणों ने सर्वेक्षण और डेटा विश्लेषण को आसान बना दिया। ऑनलाइन सर्वेक्षणों में चयन पूर्वाग्रह जैसी चुनौतियां नहीं होती, इन्होंने कहा। क्वेश्चन नंबर 33, अब ऐसे असर्शन रीजन को कैसे सॉल्व करेंगे? जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि क्या ऑनलाइन सर्वे अगर हम कर रहे हैं तो उससे हमारे लिए इजी हुआ है या नहीं। बिल्कुल इजी हुआ है, तो ए तो सही है। लेकिन क्यों इजी हुआ है, ये इस वाई का आंसर यहाँ पर नहीं है। तो स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेनेशन तो नहीं है। अब स्टेटमेंट 2 या यहाँ कारण जो है वो कहा है कि चयन पूर्वाग्रह से चुनौतियां नहीं होती, ये गलत है। ए सही है, आर सही नहीं है
क्यों यहाँ पर ऐसा कहा गया है? क्योंकि ऐसा होता है, मान लीजिए हम ऑनलाइन सर्वे कर रहे हैं, उसमें सिलेक्शन बायसनेस हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 33, 34, इनमें से ऐसे कौन से कथन है कि एक कथन की सत्यता दूसरे कथन की असत्यता को सिद्ध करती है परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है? Which of the following proposition are such the truth of one entail the falsity of the other but not vice versa? एक कथन की सत्यता दूसरे कथन की असत्यता को सिद्ध करती है परंतु ये इसका विलोम नहीं है, क्योंकि विलोम तो अपोजिट तो ये हुआ और ये विलोम नहीं है तो क्या होगा? सब कॉन्ट्रेरी हो सकता है क्योंकि विलोम सत्य नहीं है। 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी ओनली। सभी नहीं, लेकिन इन्होंने कहा है सत्यता दूसरे कथन की असत्यता को सिद्ध करती है परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। क्वेश्चन को देखिए कैसे घुमाते हैं। सही आंसर तो होना चाहिए था आपका ऑप्शन नंबर सी और डी। अगर इन्होंने विलोम सत्य नहीं है अगर कहा है, अगर इसका विलोम सत्य नहीं है, विलोम तो होगा ही ये ए और बी, कि जहां अगर ए सही है तो बी सही नहीं है, क्योंकि वहां पर कॉन्ट्रेरी संबंध है, विपरीत संबंध किसके किसके बीच में होता है? ए और ई के बीच में। ठीक है, बट वही है ना, क्वेश्चन को घुमाया हुआ है, ऐसी छोटी छोटी बातों में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 रिसर्च का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द पी वैल्यू इन ए स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग? सांख्यिकी परिकल्पना परीक्षण में पी मान का सबसे अच्छा वर्णन इनमें से कौन सा कथन करता है? दीपक साहू, ये क्वेश्चन गलत है। वही मुझे लग रहा है क्योंकि विलोम सत्य नहीं है, ये वाला क्वेश्चन तो यही चीज मेरे को भी डाउटफुल लग रही है। ठीक है, बट यहाँ एनटीए ने ऑप्शन सी दिया है, तो इसलिए आप लोग देखिए ऐसे क्वेश्चन को चैलेंज कर दीजिए। ठीक है, और अगर आपने प्रूफ के साथ इसको चैलेंज किया तो आपका जो आंसर है वो सही किया जाएगा और जो आपने पैसे यहां पर दिए हैं वो भी रिफंड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35, हाइपोथेसिस द कोर ऑफ रिसर्च। परिकल्पना परीक्षण में पी वैल्यू का सबसे अच्छा वर्णन इनमें से कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 35। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। शून्य परिकल्पना के सही होने पर वर्तमान देखे गए परिणामों की तुलना में उतने ही या उससे अधिक चयन परिणाम देखने की प्रायिकता। The probability, p-value, the probability of observing result as extreme or more extreme than currently observed, given that the null hypothesis is true. सांख्यिकी परिकल्पना परीक्षण में पी मान का सबसे अच्छा वर्णन कि शून्य परिकल्पना के सही होने पर वर्तमान में देखे गए परिणामों की तुलना में चरम या अधिक चरम परिणाम देखने की संभावना, और यह परीक्षण परिणामों के कम से कम उतने ही चरम होने की संभावना जितने वास्तव में देखे गए परिणाम, इस धारणा के तहत है कि शून्य परिकल्पना सही है। क्वेश्चन नंबर 36। लो भाई साहब, क्या क्वेश्चन आया है? क्वेश्चन नंबर 36। अब यहाँ पर एक डीआई का क्वेश्चन है। डीआई के क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या देखेंगे? स्टेटमेंट को देखेंगे। कितने लोग तैयार हैं डीआई के क्वेश्चन के लिए? जल्दी से बताएं जरा आंसर, कितने लोग तैयार हैं? बहुत इजी क्वेश्चन आया था 5 जनवरी 2026 को डीआई का। कोई परसेंटेज नहीं, कुछ नहीं, स्टेटमेंट में टेबल में कुछ नहीं भाई, सीधा सा आंसर निकालना है। क्वेश्चन है कि स्टोर वाइज यहाँ पर लैपटॉप की बिक्री को दिया गया है। ठीक है, पहला है कि सभी पांचों महीनों में बेचे गए लैपटॉप की जो संख्या है ठीक स्टोर के लिए 2000 से अधिक है। द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन ऑल द 5 months इज मोर देन 2000 फॉर एग्जैक्टली स्टोर्स। यानी आपको बताना है कि इनमें कौन सा ऐसा स्टोर है जिसकी की संख्या 2000 से ज्यादा है, किसकी बिक्री 2000 से ज्यादा की हुई है।
सभी 5 महीनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 आपने कहा है डी, सही आंसर है ए। लो भाई साहब, स्टोर ए की बात करें तो जनवरी महीने में 430 ऐसे ऐसे काउंट करिए, कितना होगा? पहला 2000, दूसरे में गए 1900, तीसरे में 2180, इसमें हुआ 1980 और इसमें हुआ 2170। तो कितने स्टोर में 2000 से ज्यादा की बिक्री हुई है? तो 1, 2 और 3। तो सही आंसर, ओ भाई साहब, 2000 से अधिक तो 2100 भी तो है। सही आंसर क्या होगा? हमने गलत तो नहीं कर दिया भाई? गलत कर दिया। रुको 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 रुको, यहां स्टोर की बात करी गई थी, मैंने इसको रिवाइंड कर दिया। 5 महीनों के लिए बेचे गए लैपटॉप की संख्या डिजिट यहां से निकाली गई, यानी कौन से स्टोर की, क्वेश्चन पूछा है ना, कौन से स्टोर की अधिक संख्या है। तो जो स्टोर है उनकी जो संख्या है सबसे पहले आई ऑप्शन नंबर 2000 से ज्यादा, तो 2180 और 2170, यानी सी और ई। अच्छा ये देखिए, अगर इन्होंने कहा है कि ऐसा कौन सा स्टोर है, यानी हमें स्टोर पे काम करना है। जब हम स्टोर पे काम करेंगे तो हमें ऐसे चलना है, 430, 376, 430, 376, 440, 346, 408। इन्होंने कहा 2000 से ज्यादा की बिक्री हुई है एग्जैक्टली। तो 2000 से ज्यादा, ए में आपने देखा 2000 था, टोटल काउंट किया। बी में देखा 1900 था, सी में देखा 2180, डी में देखा 1980 और ई में देखा 2170। ठीक है, तो इन्होंने कहा 2000 से ज्यादा है। अब ए को क्यों नहीं किया? ए को इसलिए काउंट नहीं किया क्योंकि ए में 2000 ही है और हमें क्या करना था? 2000 से ज्यादा को लेना है, इसलिए 2000 को ज्यादा को लेना है। 2000 को इसीलिए हमने कैलकुलेट नहीं किया है। और होता क्या है, एग्जाम में हम लोग इतना गुचुर रफ पेपर कर देते हैं कि हमारे को बाद में अगर ये पूरी कैलकुलेशन, अब देखा जाए तो पहले ही सारी कैलकुलेशन हमने पहले ही क्वेश्चन में करी हुई है। तो रफ पेपर में अगर आप लोग साफ साफ टेबल बना लोगे ना, तो बाकी के क्वेश्चन उसी से ही सॉल्व हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 के बाद 37 क्या कहा गया है कि फरवरी और मई, फरवरी कहाँ रहा? ये रहा, मई रहा ये। में स्टोर डी द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या, यानी 360 को ले लीजिए और 306 को ले लीजिए, क्योंकि अब फरवरी और मई को लेना है और डी को लेना है, डी को लेना है। ठीक है, अब इन्होंने कहा जनवरी और मार्च में स्टोर बी, जनवरी कहाँ रहा? ये रहा जनवरी, और मार्च कहाँ रहा? ये। तो पहले तो 360 लिख लो, 306 लिख लो, दूसरा लिख लो जनवरी, जनवरी और मार्च में बी में, तो जनवरी में 312 और मार्च का मतलब है 336 यानी 336। इन्होंने कहा है कि बेचे गए लैपटॉप की संख्या से ठीक कितने प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले इन दोनों की संख्या को जोड़ देंगे, इनके बीच में क्या करेंगे हम? प्लस। तो जरा जल्दी से बताइए, 360 और 306 टोटल कितना हुआ? 360 और 306 कितना हुआ? 666। अब दूसरी संख्या क्या बोली इन्होंने? 312। ठीक है, प्लस करेंगे 336, कितना हुआ? 648। कितने प्रतिशत अधिक है जब पता लगाना हो तो क्या करेंगे? पहले क्या निकला? 666 जैसा कि यहां पर था, दूसरा निकला 648, बिल्कुल सही है। अब इन दोनों को क्या करना है? आपस में माइनस करना है। अब 666 में 648 को माइनस करिए, 666 में 648 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा? 18 बचेगा। जनवरी और मार्च स्टोर बी द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या से
इंटू कर देंगे 18 के बाद 100, नीचे किसको लिखेंगे आपका 648 को, यानी जनवरी और मार्च को, क्योंकि कम संख्या है वो आपकी। और सबसे नीचे भी यही चीज लिखिए कि फरवरी मार्च का बताना, सॉरी फरवरी मार्च में बेचे गए लैपटॉप की संख्या ऊपर लिखेंगे, क्योंकि यहां तो हमने डिफरेंस लिख दिया है तो लिखेंगे नहीं क्योंकि डिफरेंस आ गया 18। नीचे किसकी लिखेंगे जनवरी मार्च की, जो कि है 648। सिंपल सा है, 18 इंटू 100 करिए यानी 18, 100 से मल्टीप्लाई करके 648 से जब आप डिवाइड करेंगे तो सही आंसर आएगा 2.78। और ऐसे क्वेश्चंस के लिए सॉल्व करना पड़ेगा जहां पर भी आपसे कहा जाए कि कितने प्रतिशत कमी आई है या कितने प्रतिशत अधिक है, तो हमने वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही करनी है कि पहले दोनों को जोड़ लीजिए। सॉरी, जो टोटल संख्या है, अगर टोटल संख्या पूछी गई है तो जोड़ लीजिए। अगर टोटल संख्या नहीं, अगर सिर्फ उन्होंने कहा होता जनवरी में 430 और अगर मान लीजिए कहा होता ई में 420, अगर सिर्फ यही दोनों करने होते तो हम क्या करते, 430 माइनस 420 कर देते। ठीक है, अगर टोटल पूछा तो टोटल करना है, अगर सिंपल सा किसी पर्टिकुलर के लिए पूछा गया है तो उसके लिए करना है। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 38, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 38 इन्होंने कहा फरवरी, मार्च, अप्रैल में स्टोर सी के द्वारा, सिर्फ स्टोर सी के बारे में बात हुई है, यानी 556 को लिख लो। ठीक है, प्लस 470 क्योंकि मार्च की बात करी है, प्लस अप्रैल की बात करी है 324 को लिख लीजिए। इन्होंने कहा औसत बताइए, सिंपल सा औसत बताइए। औसत बताने के लिए पहले तो इनको तीनों को जोड़ दो, जोड़ने पे हमारा क्या आंसर आएगा 556, जल्दी जल्दी से आंसर बताइए। 556 प्लस 470 प्लस, कैलकुलेटर ले जा सकते हैं मैम? बिल्कुल भी नहीं, हाथ से ही करना पड़ेगा। 1350, टोटल कितना आया? सही है कि गलत है भाई, बताते चलना, ह्यूमन है, मिस्टेक हो सकती है। 1350 है। अब ये टोटल कितनी संख्या थी? 1, कितने स्टोर हैं? 2 और 3 स्टोर है। बस कुछ नहीं करना भाई, 3 से डिवाइड कर दीजिए। कितने स्टोर हैं? 1350, बिल्कुल सही है रिचा। 1350 में हमने जब भी औसत निकालना है तो कितनी वैल्यू है, कितने टोटल है? 3 स्टोर की बात करी है ना, 3 मंथ की बात की, स्टोर तो सी ही है, मंथ 3 है, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 3 मंथ है, 3 से डिवाइड कर दो। अब आंसर क्या आएगा? देखते हैं कौन फास्ट आंसर करता है। 1350 डिवाइड करिए 3 से, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 450। कितना आंसर आएगा? 450। और ये कैसे होगा? जब हम डेली बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 38 के बाद 39। अब यहाँ m और n लिखा है, ये m और n तो यहाँ कहीं भी नहीं लिखा, कंफ्यूज भाई सब कंफ्यूज कि अब ये तो चीज कहीं नहीं लिखी, अब इसको कैसे सॉल्व करें? भाई इसको भी सॉल्व किया जा सकता है, पूछा क्या गया, बस सिंपल सा वो समझो। लिखा है कि यदि मार्च में, मार्च कहाँ है ये, मार्च में स्टोर बी और स्टोर डी ने मिलकर जितने भी लैपटॉप बेचे, यानी 336 प्लस 530, टोटल बताते चलिएगा। उनकी संख्या इन्होंने कहा, इसकी संख्या को इन्होंने नाम दिया है m, यानी बी और डी को मार्च में टोटल जो दिया गया उसका नाम दिया है कि उसका टोटल जो भी होगा वो उसका मतलब है m। और जनवरी में, अब मान लीजिए जनवरी में आ गए, जनवरी में स्टोर ए यानी 430 प्लस स्टोर ई, स्टोर ई कहां गया भाई 420। अब इनको जोड़ लीजिए और इसको क्या नाम दिया इन्होंने? ई नाम दिया, सॉरी इसको नाम दिया एन। इन्होंने कहा इसके टोटल को हम कहेंगे एन। तो पहला क्या संख्या होगी? पहली आपकी निकली है 336 336 प्लस 530, यानी
सही है ना, 336 और 530, यहां पर भी देख लो। हाँ, तो टोटल हुआ 866। दूसरी हमारी संख्या कितनी है? दूसरी हमारी है 430। और एक बार दोबारा से रीचेक जरूर कर लिया करो कि हमारी जो डिजिट है वो प्रॉपर है या नहीं। और फिर आती है 430 और 420, ए और ई, तो वो हो गई 430, 420 हो गया 850। ठीक बात है, ये हो गई आपकी जो एम, और ये हो गई एन। अब इन्होंने कहा सिंपल सा एम और माइनस एन कर दीजिए। अब बताइए, सिंपल सा इन्होंने कहा है, इसको माइनस कर दीजिए, एम माइनस एन कर दीजिए। 866 में 850 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा भाई? बहुत इजी है। और हम लोग क्या करते हैं, 16 आंसर आएगा, बिल्कुल सही जवाब है। अब तो नहीं कंफ्यूज हो गए, एम एन लिखा हो, एल एम लिखा हो, जे के लिखा हो, ए बी सी डी ई एफ कुछ भी लिखा हो, समझ जाओ कि हमने आंसर कैसे करना है। हमें बस कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, कुछ नहीं करना था। टफ था क्या क्वेश्चन ये वाला? सिंपल सा माइनस करना था, बस हमें एडिंग आनी चाहिए, यानी जोड़ना, घटाना, एवरेज निकालना, रेशियो निकालना, सिंपल आना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 के बाद 16 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाते हैं। अब देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। लिखा है कि स्टोर ए के द्वारा मई में, अब ध्यान से देखना किसकी बात करिए, ए ने मई में, तो ए मई में कितना लिख लिया करो। अगर एग्जाम में मान लो आपको नहीं याद रहता है तो रफ पेपर में लिख लो भाई। मई में बेचे गए लैपटॉप की संख्या, तो मई में कितनी थी? 408। मार्च में बेचे गए, अब ए के ही लिखा है, दूसरा कोई स्टोर तो लिखा नहीं है। अब मार्च की बात करिए, यानी 440। किसकी बात करिए? अब मार्च की बात करिए, मार्च में कितना है? ए का ही 440 में बेचे गए लैपटॉप की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? मई में बेचे गए लैपटॉप की संख्या, मार्च में बेचे गए लैपटॉप की संख्या का, किसकी संख्या का? मार्च की संख्या का। तो मार्च को लिखो नीचे, ऊपर लिखो 408। अब इन्होंने कहीं परसेंट, लगभग कितना प्रतिशत है, तो ऐसा तो नहीं लिखा इन्होंने कि कमी बताओ या कितना बढ़ा है ये बताओ, नहीं पूछा ना। तो सिंपल सा माइनस नहीं करना है, इनटू 100 कर दीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 408 इंटू 100 कर दिया, सिंपल सा हो गया 40800। अब एक जीरो यहां से हटा दो, एक जीरो ये हटा दो यहां से। अब सिर्फ हमें 44 से डिवाइड करना है, कितना होगा? 92.72। और जब लगभग लिखा है इसका मतलब है राउंड ऑफ में लिख सकते हैं, यानी सी लिख सकते हैं ना। 92.72 है तो 92.73 लिख सकते हैं हम। जब पूछा जाए कितने प्रतिशत कमी हुई, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, तो आपस में दोनों को माइनस करेंगे। लेकिन यहां पर उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं लिखा कितनी कमी या कितनी वृद्धि हुई है, इसलिए हमने डायरेक्टली दोनों को लिख के, अब आगे का जो स्टेटमेंट है याद रखिए, उसको ऊपर लिखिएगा, मोस्टली वो ऊपर आएगा, जो बड़ी संख्या होगी वो नीचे आएगी। लेकिन अगर फिर भी कंफ्यूजन हो तो याद रखिएगा किसकी संख्या का पूछा गया। तो जब आप किसकी संख्या का प्रतिशत पूछा गया है तो उसको नीचे लिखिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं, आते हुए क्वेश्चन में गलत कर देते हैं। क्यों गलत कर देते हैं? वो ऊपर नीचे समझ ही नहीं पाते। तो यहां पर आपको समझ में आया क्वेश्चन नंबर 40, सही आंसर 92.73। 40 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए हैं भाई, 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आरसी के क्वेश्चन थे कुछ, ठीक है, आरसी के क्वेश्चन आपको कराएंगे जब नेक्स्ट क्लास होगी, जहां पर प्रॉपर, और बाकी आपको आरसी के और 2-3 क्वेश्चन भी करा देंगे। और थोड़े क्वेश्चंस हैं, 2-3 क्वेश्चन जो कि काफी लेंथी थे, जो मैंने छोड़े, स्किप किए हैं। बाकी फिर भी मैंने कोशिश करी है कि 40 क्वेश्चंस को हम कवर कर पाए। आई होप कि ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल भी होगी आपकी क्लास, ठीक है।
क्योंकि अब एग्जाम आ रहे हैं तो हम मैराथन भी करेंगे, रिवीजन भी करेंगे, किसी भी समय क्लास हो